नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, हम फिजिक्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम एसएससी सीपीओ 2019 में पूछे हुए सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि उपग्रह को जब एक बार कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है तो इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल कौन सा होता है। तो देखिए, उपग्रह को जब हम एक बार कक्षा में स्थापित कर देते हैं तो इसकी गति को जो नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि आप उस क्षेत्र को क्या कहेंगे जो वेग समय लेखाचित्र के वक्र के अंतर्गत स्वयं के और दो समय सूचकों के बीच सम्मिलित होता है। तो देखिए, हम पहले वेग और समय के बीच में यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। उसके पश्चात देखेंगे कि जो वेग और समय सूचकों के बीच का जो एरिया है वो किसको दर्शाता है। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम वेग और समय के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। मान लो यदि वेग हमारा कांस्टेंट हो तो ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, और वेग मान लिया हमने कि कितना है, v है। तो यदि हम दो समय अंतराल ले लें, जैसे t1 है और ये t2 है, तो t1 से t2 के बीच में यदि हम इस ग्राफ का एरिया निकालें तो देखिए, ये वाली जो लंबाई होगी वो क्या होगी, ये ओरिजिन है तो यहाँ पर 0 होता है, तो v माइनस 0 मतलब ये वाली v हो जाएगी। और यदि हमें ये वाली लंबाई देखनी हो तो ये हो जाएगी t2 माइनस t1। तो यदि हम इसका एरिया निकालेंगे तो आएगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो लेंथ इसकी v, और यदि चौड़ाई की बात करें तो होगा t2 माइनस t1। तो देखिए, यदि हम वेग को समय से गुना करते हैं या समय अंतराल से गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, विस्थापन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, विस्थापन। तो हम कह सकते हैं कि वेग समय लेखाचित्र के वक्र के अंतर्गत स्वयं के और दो समय सूचकों के बीच सम्मिलित जो एरिया होता है वो विस्थापन कहलाता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है। तो देखिए, पहला है कि वेग सदैव वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होता है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देखिए, हम इसको डायग्राम से देखते हैं। तो देखिए, ये हमारे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, और यदि हमें किसी भी बिंदु पर वेग देखना है तो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा जो होती है वो वेग की दिशा को दर्शाती है। तो इस पॉइंट पर यदि हम वेग की दिशा देखेंगे तो उसकी डायरेक्शन इस प्रकार से होगी। यदि हमें इस पॉइंट पर देखना हो तो उसकी डायरेक्शन यहाँ पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस प्रकार से होगी। तो जो वेग है वो हमेशा जो वृत्त की त्रिज्या होती है उसके क्या होता है, लंबवत होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि पिंड की चाल स्थिर रहती है या कांस्टेंट रहती है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि वृत्तीय गति में जो पिंड है उसकी जो चाल है वो हमेशा क्या होती है, एक समान होती है, एक समान होती है। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा है पिंड का वेग अनवरत परिवर्तित होता रहता है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि देखिए, जो पिंड है उसकी चाल तो एक समान होती है लेकिन जो वेग है वो बदलता रहता है, क्योंकि हर पॉइंट पर वेग की जो दिशा है वो क्या होगी, चेंज होगी। और वेग जो है वो परिणाम और दिशा यदि दोनों समान हो, उसी दिशा में क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पर परिणाम तो समान होगा लेकिन जो वेग की दिशा है वो हर पॉइंट पे क्या होगी, चेंज होगी। तो पिंड का वेग भी जो है वो क्या होगा, बदलता रहेगा। तो ये भी क्या है, सही है। हमें बताना है कि सही नहीं है। तो अगला देखिए, दूरी सदैव विस्थापन के बराबर होती है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि जैसे मान लो पॉइंट, इस पॉइंट से करने चलना शुरू किया और इस पॉइंट तक यदि हम देखें तो इस कंडीशन में जो इसकी दूरी होगी तो वो तो पूरी इस प्रकार से होगी। लेकिन यदि हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन दोनों बिंदुओं के बीच की जो सीधी दूरी होती है वो क्या होता है, विस्थापन होता है। तो इस कंडीशन में हमारा विस्थापन जो होगा वो ये होगा। तो दूरी और विस्थापन जो है वो समान नहीं होते हैं। तो जो डी है वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये हमें बताना था कि कौन सा सही नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है। तो देखिए, जो विद्युत धारा को मापने का जो यंत्र होता है उसे हम
गैल्वेनोमीटर या धारामापी कहते हैं, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेटिना का कार्य क्या होता है। तो देखिए रेटिना के बारे में हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली तो ये कि जो रेटिना होता है वो पर्दे की भांति कार्य करता है, यानी कि जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, रेटिना के ऊपर ही बनता है। और दूसरी बात ये कि प्रतिबिंब का आकार, रंग आदि का जो ज्ञान मस्तिष्क को कराता है वो कौन कराता है, रेटिना ही कराता है। तो देखिए जो रेटिना है वो प्रकाशग्राही या फोटो रिसेप्टर से कोशिकाओं द्वारा एकत्र की गई जानकारी को संशोधित करता है और यह तय करने के लिए जो मस्तिष्क को इमेज भेजता है, जो छवि भेजता है, वो कार्य किसका होता है, रेटिना का होता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ की गैसीय अवस्था से द्रव्य अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए गैसीय अवस्था से द्रव्य अवस्था में परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है उसको संघनन कहा जाता है। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम सभी अवस्थाओं के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए ठोस से द्रव्य में परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है उसे गलन कहा जाता है, जबकि द्रव्य से जो ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया होती है उसे हिमीकरण कहा जाता है, हिमीकरण। और ऐसे देखिए ठोस से गैस में परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जबकि गैस से ठोस में परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है उसे निक्षेपण कहा जाता है, निक्षेपण। ऐसे ही द्रव्य से गैस में परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है उसे वाष्पन कहते हैं, वाष्पन। और जो गैस से द्रव्य में परिवर्तन की प्रक्रिया होती है उसे संघनन के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, गड़गड़ाहट और आकाश तड़ित की घटना के दौरान क्या होता है। तो देखिए जब आकाश में बिजली चमकती है तो गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। तो इसमें गड़गड़ाहट सुनाई देने से पहले जो आकाश में बिजली चमकती है वो चमक हमें पहले दिखाई देती है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गड़गड़ाहट सुनाई देने से पहले हमें आकाशीय तड़ित दिखाई देती है। तो बिजली चमकना जो है वो हमें पहले दिखाई देता है और बाद में उसकी गड़गड़ाहट सुनाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए जब बिजली चमकती है तो जो प्रकाश है वो हमारी आंखों तक तेज़ी से पहुंचता है, क्योंकि प्रकाश का वेग क्या होता है, अधिक होता है। जबकि जो साउंड है उसका वेग जो है वो प्रकाश के वेग से क्या होता है, कम होता है। तो बिजली चमकने की जो हमें पहले चमक दिखाई दे जाती है क्योंकि प्रकाश का वेग ज़्यादा होगा और उसके बाद में उसकी गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि ध्वनि का वेग क्या होता है, प्रकाश के वेग की तुलना में कम होता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्केरियन प्रभाव शब्द विज्ञान के किस कार्यात्मक क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए स्केरियन प्रभाव क्या होता है कि जो स्केरियन प्रभाव होता है वो एक सामूहिक आवेश के साथ घने माध्यम में उच्च ऊर्जा कैस्केड को सुरक्षित विद्युत चुंबकीय विकिरण का वर्णन करता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो स्केरियन प्रभाव है इसका संबंध भौतिक विज्ञान से है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कांच की एक बोतल को पानी से पूरा भर दिया जाए और ढक्कन के साथ सील करके फ्रीजर में रख दिया जाए तो क्या होगा। तो देखिए धीरे धीरे पानी से बर्फ़ जमना शुरू होगी, पानी से बर्फ़ जमना शुरू होगी और जो बर्फ़ है इसका आयतन पानी से क्या होता है, अधिक होता है। जो बर्फ़ है उसका जो आयतन है वो पानी से क्या होता है, अधिक होता है। तो पानी से जैसे जैसे बर्फ़ जमने लगेगी तो उसका आयतन बढ़ने लगेगा और अंत में जो बर्फ़ कांच की बोतल है उसको फोड़ देगी। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, युगल विरोधाभास के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए जो सापेक्षता का सिद्धांत है वो युगल विरोधाभास के साथ जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, लैक्टोमीटर जो कि दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है और हाइड्रोमीटर जो कि तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करते हैं।
तो देखिए लेक्टोमीटर जो हाइड्रोमीटर होते हैं ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है। तो देखिए समुद्र की धाराओं को प्रभावित करने वाले दो प्रकार के बल होते हैं। एक होता है प्राथमिक बल और दूसरा होता है द्वितीयक बल। तो देखिए प्राथमिक बल कौन से होते हैं। जो प्राथमिक बल होते हैं वो जल की गति को प्रारंभ करते हैं, जबकि जो द्वितीयक बल होते हैं वो धाराओं को नियंत्रित करते हैं। तो देखिए प्राथमिक बल में कौन कौन से आते हैं। सूर्य के द्वारा ताप, कोरियोलिस बल, गुरुत्वाकर्षण बल और वायु, ये सभी प्राथमिक बल होते हैं। जबकि द्वितीयक बल में कौन से आते हैं, घनत्व में भिन्नता और लवणता में भिन्नता। ये जो बल हैं वो द्वितीयक बलों में आते हैं, जबकि सूर्य द्वारा ताप, गुरुत्वाकर्षण, कोरियोलिस बल और वायु, ये सभी बल जो हैं वो प्राथमिक बल के अंतर्गत आते हैं। तो ये पूछा है कि कौन सा प्राथमिक बल नहीं है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र ये जो है वो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करने वाला प्राथमिक बल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, लंबाई की एसआई इकाई क्या है। तो देखिए जो एसआई इकाई क्या होती है, इकाइयों को मापने की जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है उसे हम एसआई इकाई कहते हैं। तो लंबाई की जो एसआई इकाई है वो मीटर होती है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने रेडियो, टेलीफोन और टेलीग्राफ के भविष्य के विकास की नींव रखी थी। उनके सम्मान में की एसआई इकाई हर्ट्ज नाम दिया गया। तो देखिए जो आवृत्ति है, आवृत्ति को मापने की जो इकाई होती है वो क्या होती है, हर्ट्ज होती है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।